आज हम लोग हिंदी व्याकरण का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, शब्द निर्माण समास द्वारा। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं उपसर्ग और प्रत्यय द्वारा शब्द निर्माण। उपसर्ग किसे कहते हैं? जब कोई सार्थक शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे सु प्लस आगत, स्वागत। तो उपसर्ग में क्या होता है कि कोई शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे अ प्लस भाव, अभाव, ये भी हो गया। और प्रत्यय किसे कहते हैं? जब कोई सार्थक शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदर प्लस ता, सुंदरता। तो इस तरह उपसर्ग और प्रत्यय में शब्दांश जुड़ता है और एक नया शब्द बनाते हैं। लेकिन समास रचना में दो शब्दों का मेल होता है। जब दो शब्द आपस में मिलकर, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम समास कहते हैं। और इस रचना विधि को समास रचना कहा जाता है। जैसे स्नान गृह, स्नान और गृह दो अलग-अलग शब्द हैं जिसको मिलकर बना है स्नान गृह, यानी स्नान के लिए गृह। तो जब भी कोई समास रचना होता है तो उसमें दो पद पाए जाते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जो पहला शब्द होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा शब्द होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे घुड़सवार है तो घोड़ा प्लस सवार दो शब्दों से मिलकर बना है घोड़े पर सवार। इस तरह ये समास का उदाहरण था। राजपुत्र, राजा और प्लस पुत्र दो शब्दों से मिलकर बना है तो राजा जो है पूर्व पद है और पुत्र जो है उत्तर पद है। इस तरह हमें पता चलता है कि समास रचना में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास के भेद। समास के मुख्य रूप से चार भेद बताए गए हैं: तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। और जो कर्मधारय समास है और द्विगु समास है इसको तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही रखा गया है। इसलिए समास के केवल चार भेद बताए गए हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास में जैसा कि आपको पता है कि समास रचना में दो शब्द होते हैं, दो शब्द या पद भी आप कह सकते हैं, दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो तत्पुरुष समास में पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है और उत्तर पद जो होता है वो विशेष्य होता है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं और विशेषण जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो तत्पुरुष समास में पहला पद जो होता है, पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है, विशेषता बताता है, और उत्तर पद जो होता है वो विशेष्य होता है, मतलब जिस वस्तु की विशेषता बताई जाती है। और पूर्व पद जो होता है वो गौड़ होता है और जो उत्तर पद होता है जो विशेष्य होता है वही प्रधान होता है। यानी कि तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौड़ होता है और जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। जैसे युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र है तो क्षेत्र कैसा है, क्षेत्र की विशेषता बताई जा रही है कि क्षेत्र कैसा है, वो युद्ध का क्षेत्र है। वीर किस कैसा वीर है? दान में वीर है, दानवीर। घुड़सवार, सवार किस पे सवार है? घोड़े पे। कुमार, राजकुमार किसका कुमार है? कैसा कुमार है? राजा का कुमार है। तो इस तरह तत्पुरुष समास में जो जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, जो पूर्व पद होता है वो गौड़ होता है। सामान्यतः तत्पुरुष समास दो प्रकार से बनाए जाते हैं: संज्ञा और संज्ञा के समास। युद्ध क्षेत्र, दानवीर, स्नान गृह, देशवासी, ये सब क्या है? संज्ञा और संज्ञा के समास है। और संज्ञा और क्रियामूलक शब्दों के समास दूसरा है, जैसे कि शरणागत। तो आगत क्या है? क्रिया शब्द है ना, आगत। तो शरण में आगत, हस्तलिखित, लिखित क्या है? क्रिया है ना।
तो इसलिए संज्ञा और क्रिया मूलक शब्दों को मिलकर ये बना है। एक संज्ञा होगा, दूसरा क्रिया मूलक होगा। तो हस्तलिखित, हाथ द्वारा लिखित, सूखा पीड़ित, पीड़ित ये क्रिया है, तो सूखे द्वारा पीड़ित। तो इसमें क्या होती है, एक क्रिया होती है पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो इस तरह जो तत्पुरुष समास है दो प्रकार से बनाया जाता है। एक संज्ञा संज्ञा का मेल हो जाता है, एक संज्ञा और क्रिया मूलक शब्दों का मेल हो जाता है। तो आइए तत्पुरुष समास के कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसके पास बुक होगा, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, अमृत धारा है, अमृत की धारा, इसका विग्रह कैसे होगा, अमृत की धारा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। अनुभव जन्य, अनुभव से जन्य। आम, अमचूर, आम का चूरा। आप बीती, आप पर बीती। इस तरह हमको कैसे पता चलेगा, जब हम तत्पुरुष समास में विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह आ जाता है। जहाँ पे हम जब विग्रह करेंगे और कारक चिन्ह आ जाता है तो हमें पता चलता है कि वहां पे तत्पुरुष समास है। जहाँ पे विग्रह करने पे कारक चिन्ह, आप विग्रह करेंगे तो कारक चिन्ह आ जाएगा, तो वहां पे तत्पुरुष समास होता है। और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो जो कारक चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है। जैसे प्रेम सागर है, ये समस्त पद है, तो प्रेम का सागर, का लगा है, कारक चिन्ह है, तो ये आप समझ जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास है। धर्मवीर, धर्म में वीर, तो यहाँ में कारक चिन्ह है, तो इसे पता चलता है कि ये तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में जो पहला होता है पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है, और दूसरा जो पद होता है वो विशेष्य होता है। और जो विशेषण होता है पूर्व पद वो गौड़ होता है, और प्रधान कौन होता है, उत्तर पद होता है। अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के भेद। ये सब बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के मुख्य ये दो उपभेद बताए गए हैं, कर्म धारय और द्विगु समास। तो कर्म धारय में भी जिस तरह क्योंकि ये तत्पुरुष समास के भेद हैं, तो तत्पुरुष में क्या होता है कि पूर्व पद जो होता है वो विशेषण होता है, तो उसी तरह कर्मधारय में भी पूर्व पद जो है विशेषण होगा और उत्तर पद जो है विशेष्य होगा। लेकिन इसको हम अलग करेंगे तो कैसे अलग करेंगे, इसमें जो लगा रहता है। जैसे इसमें तत्पुरुष समास में जो है हम अलग विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह आता है। कारक चिन्ह जहां भी आएगा आप करोगे, जैसे हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, इसका विग्रह होगा। तो जहां पे आप विग्रह करोगे कारक चिन्ह आएगा वहां पे तत्पुरुष समास होगा। और क्योंकि कर्मधारय में भी पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है, तो इसमें जब हम अलग करते हैं तो हम ऐसे लगाते हैं जैसे कि अंधकूप यहाँ पे दिया हुआ है, या नीलकंठ है। बताइए, तत्पुरुष समास। अच्छा, हाँ धीरे धीरे आ जाएगा, एक ही बार में नहीं आ पाएगा। ओके, पढ़ोगे तो आ जाएगा। इसमें से नहीं आ पाएगा ना बेटा, थोड़ा बुक कॉपी रहेगा तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा आप पढ़ोगे तभी आएगा। देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं। जैसे समास में दो पद होते हैं, मैं बता रही हूँ ना कि शब्दों का मेल होता है, तो दो शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं, तो दो पद होता है। तो तत्पुरुष समास में जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैं बताई हूँ, युद्ध क्षेत्र बताई थी, युद्ध क्षेत्र। युद्ध क्षेत्र मतलब क्षेत्र कैसा है, युद्ध का है। दानवीर, वीर किसमें वीर है, दान में वीर है। हस्तलिखित मतलब हाथ द्वारा लिखा हुआ। इस तरह इसको आप पढ़ेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं।
उपभेद बताए गए हैं कर्मधारय और दिगु। तो कर्मधारय में भी सेम वही है, पूर्व पद जो है विशेषण है और उत्तर पद जो है विशेष्य है, विशेष्य होता है। जैसे कि नीलकंठ, तो नीला क्या है, विशेषण है ना, नीला है। तो कंठ, कंठ जो है विशेष है, मतलब कंठ की विशेषता बताई जा रही है कि कंठ कैसा है, नीला है। कंठ कैसा है, कंठ नीला है। तो इसको हम लोग कैसे विग्रह करेंगे, इसको विग्रह करेंगे, नीला है जो कंठ। कर्मधारय में हम जो लगा रहता है, कर्मधारय में क्या लगा रहता है, जो लगा रहता है, जो लगा के हम विग्रह करते हैं कर्मधारय में। तो नीला है जो कंठ, नील कमल, नीला है जो कमल, पीतांबर, पीला है जो अंबर या पीला है जो वस्त्र, महादेव, महान है जो देव। तो कर्मधारय में जो लगा के विग्रह किया रहता है तो आप समझ जाएंगे कि ये कर्मधारय है, ठीक है। इसी तरह अंधकूप, अंधा है जो कुआं, अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, परमानंद, परम है जो आनंद। तो इस तरह जो लगा के विग्रह किया जाता है कर्मधारय समास में। इसके अलावा कर्मधारय में उपमेय और उपमान संबंध भी होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे उपमेय और उपमान संबंध। उपमेय जिसका वर्णन किया जाता है, जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उसे हम उपमेय कहते हैं, और जिस प्रसिद्ध वस्तु से उसकी तुलना की जाती है उसकी, तो उसे हम उपमान कहते हैं। तो घन श्याम, श्याम का, घन के समान श्याम, श्याम का वर्णन हो रहा है कि श्याम कैसे हैं, घन के समान है, बादल के समान है, ठीक है। कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी नयन की विशेषता, नयन का वर्णन हो रहा है। कर कमल, कमल के समान कर यानी हाथ, कमल के समान हाथ। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। इस तरह जिस वस्तु की का वर्णन होता है वो उपमेय होता है, और जिस प्रसिद्ध वस्तु से उसकी तुलना होती है वो उपमान कहलाती है। तो कर्मधारय में उपमेय और उपमान संबंध भी मिलता है और विशेषण और विशेष्य संबंध भी मिलता है। तो ये उपमेय और उपमान का उदाहरण है। विद्याधन, विद्या रूपी धन। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल, ठीक है। ये उदाहरण है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। द्विगु समास पढ़ेंगे तो द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, और द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है। जैसे पंचवटी, पांच बट्टों का समूह या पांच बट्टों वाला स्थान। शताब्दी, शत अब्दों का समूह या शत वर्षों का समूह भी आप कह सकते हैं। तिराहा, तीन राहों का समूह। चौमासा, चार मासों का समूह। इस तरह द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है। तो जहां भी संख्यावाचक आएगा तो आप समझ जाएंगे ये द्विगु समास है। इसको हम कैसे विग्रह करते हैं, जैसे अष्टाध्यायी है तो 8 अध्यायों का समाहार। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। चारपाई, 4 पैरों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। दुराहा, 2 राहों का समूह या समाहार। इस तरह हम इसको समास विग्रह करते हैं। तो द्विगु समास में पहला जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है। बहुव्रीहि समास अब हम पढ़ेंगे। हम पढ़ चुके हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास।
बहुव्रीहि समास में जैसा कि हम सब जानते हैं कि समस्त पद, जैसे समास में 2 पद होते हैं समास रचना में, तो बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद जो होते हैं वो गौड़ होते हैं। इसमें कोई तीसरे पद की प्रधानता होती है। जो दोनों पद होते हैं वो गौड़ होते हैं, उनकी प्रधानता नहीं होती है, प्रधानता होती है तीसरे पद की। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, तो इसका जब हम विग्रह करते हैं, बहुव्रीहि समास में जब हम विग्रह करते हैं तो जिसका लगाते हैं। जैसे पीताम्बर कर्मधारय में भी आ जाता है और बहुव्रीहि में भी आ जाता है। तो हम इसको अलग करना होगा तो कैसे? यदि हमको बहुव्रीहि में अलग करने के लिए दिया गया तो हम जिसका लगाते हैं। जैसे पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, यानी पीला अंबर, पीला वस्त्र किसका होता है? श्री कृष्ण का। तो श्री कृष्ण जो है तीसरा पद है, ये इसी की प्रधानता है। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, 10 किसके मुख होते हैं? रावण के। तो रावण यहाँ तीसरा पद जो है वही प्रधान है। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है? तीसरे पद की प्रधानता होती है, तीसरे पद की प्रधानता होती है। और जब हम कर्मधारय में, इसको पीताम्बर कर्मधारय में आ जाता है तो हम वहां पे लिखते हैं, जो लगाते हैं। पीला है जो वस्त्र, मतलब किसी भी वस्त्र को दिखा के आप कह सकते हैं कि जो पीला वस्त्र है वो वाला। जैसे आप कहीं गए, दुकान पे ही गए तो कहीं पीला वाला वस्त्र दिखाइए, चाहे जो भी, तो पीला है तो वो किस, मतलब वस्त्र की विशेषता बता रही है कि जो पीला वाला वस्त्र है। लेकिन यहाँ पे पीला है जो, पीला है जिसका अंबर, यानी कि श्री कृष्ण। यहाँ पे तीसरे पद की प्रधानता होती है, श्री कृष्ण यहाँ पे। तो इसी तरह बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं और तीसरे पद की प्रधानता होती है। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, यानी विष्णु। और चतुर्भुज आपका द्विगु समास में भी आ सकता है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज वहां आपको अलग करोगे आप, तो आप लिखेंगे 4 भुजाओं का समूह। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है चतुर्भुज, द्विगु समास में भी दिया हुआ है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, इसका अंतर भी पढ़ाया जाएगा। स्टार्टिंग में अभी आपको जितना समझ में आ रहा है उतना आप अच्छे से समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो फिर से समझाया जाएगा, ठीक है। चतुर्भुज यहाँ पे भी है, तो या इसमें हम जब अलग करते हैं द्विगु समास में तो 4 भुजाओं का समूह लिखते हैं। और चतुर्भुज इसमें बहुव्रीहि में यदि आ जाता है तो इसमें 4 हैं भुजाएं जिसकी। 4 किसकी भुजाएं हैं? विष्णु। तो इस तरह त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, शिव। तो जब हम बहुव्रीहि समास में अलग करते हैं तो जिसका लगाते हैं, किसी विशेष व्यक्ति की ओर ये इशारा होता है, जिसका लगा के हम इसको अलग करते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसमें गौड़ कोई नहीं होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे अन्न जल, अन्न और जल दोनों ही प्रधान है। इसमें हम और लगाते हैं, समुच्चय बोधक और लगा के विग्रह करते हैं। समस्त पद क्या है? अन्न, योजक चिन्ह लगा है जल, और विग्रह करेंगे तो अन्न और जल। आजकल, आज और कल, आटा दाल, आटा और दाल। तो द्वंद्व समास में और लगा के हम विग्रह करते हैं और इसमें दोनों ही पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। इसी तरह आचार विचार, आचार और विचार, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, धूप दीप, धूप और दीप। तो और लगा के हम इसको विग्रह करते हैं। अब है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? अव्ययी भाव समास, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रति जो है यहाँ पे दिया हुआ है अव्यय है। यथाशक्ति, यथा अव्यय है। आमरण, आ अव्यय है। अनुरूप, अनु जो है अव्यय है। विग्रह कैसे करेंगे प्रतिदिन का? दिन दिन या दिनों दिन,
यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आमरण, आमरण का विग्रह होगा मरण तक। अनुरूप, रूप के योग्य। यथा क्रम, यथा जो है अव्यय है, कर्म के अनुसार इसका विग्रह होगा। भर पेट, भर जो है अव्यय है, पेट भर विग्रह होगा इसका। भर पेट का, भर पेट जो है समस्त पद है, इसका विग्रह है पेट भर। बे खटके, बे अव्यय है यानी बिना, बिना खटके के, आशंका के, बिना आशंका के भी हो सकता है। यथा संभव, यथा समय, यथा अव्यय है समय के अनुसार, यथा समय का जो विग्रह है वो होगा समय के अनुसार। इसी तरह नीचे भी दिया हुआ है आ समुद्र, समुद्र पर्यंत या तक। द्वार, द्वार हर एक द्वार। प्रति वर्ष, वर्ष वर्ष या हर वर्ष। बीचों बीच, बीच ही बीच में। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। हर घड़ी, घड़ी घड़ी या प्रत्येक घड़ी। रातों रात, रात ही रात में। दिनों दिन, दिन दिन ही दिन में। प्रत्येक, एक एक। यथोचित, जितना उचित हो। इतना हम पढ़ लेते हैं, आगे भी पढ़ना है इसका तो हम पढ़ा चुके हैं। अंतर, अंतर दिया हुआ है विभिन्न समास में अंतर। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में हम आपको बताए हैं कि द्विगु समास में चतुर्भुज है और बहुब्रीहि में भी चतुर्भुज है। चतुर्भुज है तो द्विगु में जब हम अलग करते हैं, विग्रह करते हैं, तो चार भुजाओं का समूह हम करते हैं। जहां चार भुजाओं का समूह दिया रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये द्विगु समास है। और चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चतुर्भुज, चार मुखों का समूह और चार मुख हैं जिनके, अर्थात ब्रह्मा। बहुब्रीहि समास है। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह द्विगु समास है। तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव, बहुब्रीहि हो जाएगा। कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। तो कर्मधारय में मैं बताई हूं, जैसे लंबोदर है तो लंबा है जो उदर, लंबा है जो उदर, ये कर्मधारय में हो जाएगा। और लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। जब हम बहुब्रीहि में उसका उसको अलग करते हैं तो जिसका का प्रयोग करते हैं। महात्मा, महान है जो आत्मा। इस तरह जो कर्मधारय में हम जो लगा के उसको, उसका विग्रह करते हैं। और बहुब्रीहि में जिसका, जिसका लगा के करते हैं। कर्मधारय और आप एक्सरसाइज देख लीजिए, एक्सरसाइज देख लीजिए। यहाँ पे तो समास की परिभाषा देना है तो आप इसको लिख लीजिएगा। समास जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो वह उसे समास कहते हैं। उसका उदाहरण आप दे देंगे, जैसे स्नान गृह, पीताम्बर, लंबोदर, कुछ भी हो जाएगा। सही विग्रह को रेखांकित कीजिए। काली मिर्च, काली मिर्च को रेखांकित कर, मतलब इसको बताना है, विग्रह करना है। तो काली विशेषता बता रही है मिर्च की, मिर्च की विशेषता क्या है, काली है। तो किसमें होगा, काली है जो मिर्च, इसका विग्रह क्या होगा, काली है जो मिर्च। गृहागत, गृह को आगत, ये आंसर होगा इसका विग्रह। गृहागत, गृह को आगत।
कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन है जो। दही बड़ा, दही में बड़ा, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, तो हाथ ही हाथ में क्या है? अव्ययी भाव समास है। दही में बड़ा है ये, तो दही में बड़ा में लगा हुआ है, तो ये कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास हुआ। में लगा हुआ है, कारक चिन्ह लगा हुआ है। कमल नयन, कमल के समान है नयन जो, तो ये कर्मधारय समास है। गृह, गृह आगत, गृह को आगत, तो ये तत्पुरुष समास है। को लगा हुआ है। काली है जो मिर्च, ये कर्मधारय समास है। मिर्च की विशेषता बता रहा है कि ये काली है। यहाँ समास का नाम बताना है। झड़ते हैं पत्ते जिसमें, झड़ते हैं पत्ते जिसमें अर्थात दे दिया है पतझड़। इसमें पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ में ना। पतझड़, झड़ते हैं पत्ते जिसमें पतझड़, क्या होगा यहाँ पे? बहुव्रीहि हो जाएगा। पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं ना, पत्ते किसमें झड़ते हैं? जिसमें लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे जहाँ पे जो लगा रहता है वहां पे कर्मधारय होता है, और जिसमें लगा रहता है तो बहुव्रीहि हो जाएगा। यहाँ पे धनी और मानी, धनी मानी, तो धनी और मानी, और किसमें लगाते हैं हम? द्वंद्व समास में लगाते हैं, तो यहाँ द्वंद्व समास हो जाएगा। 5 आबों का समूह, 5 आबों का समूह यानी पंजाब, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। 5 आबों का समूह है। नेक्स्ट, समुद्र प्रयत्न आसमुद्र, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दया से आद्र, दयाद्र, तो ये हो जाएगा, से लगा हुआ है ना, तो कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा।